वन टू थ्री स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सामान्य बजट पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। महोदय, देश की इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए तड़प रही है। आज यह बजट सदन के पटल पर चर्चा के लिए लाया गया है। इस बजट को देखने के पश्चात यह बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि आर्थिक उदारीकरण की जिस नीति को देश में लागू किया गया था, उस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम आज देश के सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस समय वित्त मंत्री जी इस बजट को अंतिम रूप दे रहे थे, उस समय निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक का दबाव उनके ऊपर था और उसकी प्रतिक्रिया इस सामान्य बजट के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इस देश में किसानों और मजदूरों की बहुसंख्यक आबादी है, जो पूरे देश का लगभग 70% है। आज कृषि जगत को जिस खतरनाक स्थिति में इस बजट के माध्यम से पहुंचाया गया है, उसकी जितनी हम निंदा करें वह कम है। यह कहा जा रहा है कि विश्व बाजार में मंदी का दौर है, तो इस स्थिति में हम किसानों को विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में ले जाने के लिए कैसे ताकत प्रदान करेंगे। अगर हम मंदी के दौर में कीमतों में वृद्धि करके किसानों को ताकत देने की बात सोच रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने को और देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि में लागत मूल्य को घटाना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी करनी होगी। तभी हम विश्व बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर हमने इन 3 चीज़ों पर बल नहीं दिया तो किसान फिर आत्महत्याएं करेगा और हम सदन में उनको श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे। महोदय, आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है और इसके साथ साथ उनकी शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करने की समस्या है। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो दुनिया से जो चुनौतियां हमें मिल रही है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं
कि पिछले वर्ष उसने संविधान में उल्लेखित भावनाओं के अनुसार एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने संबंधी विधेयक पारित किया है। लेकिन उस योजना में सरकार ने जो राशि दी है वह नगण्य है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप नए समाज और नए देश का निर्माण इस निर्धारित राशि से नहीं कर सकते हैं। अगर समाज में सभी वर्गों को शिक्षा दे दी जाए और उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा कर दी जाए तथा उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कर दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने ही देश में एक छोटा सा राज्य केरल है। उसने शिक्षा के बल पर ही जनसंख्या में वृद्धि को रोकने का काम किया है। अगर हम गरीबी और अशिक्षा को दूर कर देंगे तो निश्चित तौर पर जनसंख्या को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। और जब हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे तो तमाम बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हम अपने जनता के लिए करने में सक्षम होंगे। अब मैं चीनी मिलों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 चीनी मिलें बंद पड़ी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी भारत सरकार के नियंत्रण में एक चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि दोनों ही दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही है। उस चीनी मिल के प्रबंधकों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को एक आवेदन दिया है कि हम कर्मचारियों की छटनी नहीं करेंगे और हम इस चीनी मिल को चलाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से उस मिल को इस कदम के लिए मंजूरी नहीं मिल रही है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस चीनी मिल के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित कर इस दिशा में उचित कदम उठाए। अंत में महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हाल ही के चुनावों में आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन बजट को अध्ययन करने से पता चलता है कि आपका वह संकल्प कहीं पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस बजट में व्यवस्था करने का काम करें। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और आशा
करता हूँ कि सरकार मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगी। स्टॉप।